एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन चैनल। आई एम मीनाश्री जोशी एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना चैप्टर नंबर 5। कंग्रेचुलेशंस कि हमने सक्सेसफुली 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। सो लेट अस बिगिन विद आवर चैप्टर नंबर 5। हाँ, इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कि इन तीनों के नोट्स जो हैं वो कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोस्ट कर दिए हैं, सो गो एंड चेक आउट। अब चैप्टर नंबर 5 हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम उल्टा शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब एंड से पढ़ना शुरू करेंगे। रीज़न ये है कि इस चैप्टर में ना खाली 60% पोर्शन ही पढ़ना है जितना है, 40% पोर्शन जो है वो आपको बिल्कुल ही स्किप कर देना है। उसका ना कहीं एक्सरसाइज में जिक्र है, ना आज तक पेपर में कभी वो पूछा गया है, तो वो पोर्शन हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, तो हम उसे स्किप कर देंगे। अब जो 60% पोर्शन है वो पीछे का जो भी पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, वो सब तो हम उल्टा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। जो जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको एक एक करके करवाती जाऊंगी। सो लेट अस बिगिन। अपन निकालो पेज नंबर 69, उसमें एक टर्म है मेंटल हेल्थ करके, ठीक है, वहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, पहले एक समरी ले लो, ये चैप्टर में है क्या। ये चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रेस के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, फिर उन सारे के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इन सब के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, हम मेंटल हेल्थ को अच्छी कैसे रख सकते हैं, वो सब हम फिर पूरा चैप्टर समराइज़ करके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ से। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ में बच्चों WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो बहुत बार पूछी गई है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या है, दैट मेंटल हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ओके, मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन कंप्लीटली परफेक्ट है, ठीक है, एक पर्सन जब कंप्लीटली परफेक्ट है फिजिकली, मेंटली, सोशली का मतलब है कि उसके सोशल रिलेशन अच्छे हैं, लोगों से अच्छे से घुल मिल जा रहा है, बातें कर पा रहा है अच्छे से, तो सोशली भी अच्छा है। एंड स्पिरिचुअली मतलब थोड़ा सा उसके भगवान में फेथ है, वो जो भी है, तो स्पिरिचुअली वो थोड़ा एक्टिव है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ, जहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली एकदम वेल होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं। चलो, अब नीचे के जो 2 बड़े बड़े पैराग्राफ दिए गए हैं पेज नंबर 70 पे, उसे हम बिल्कुल ही इग्नोर मारेंगे। अब आएंगे हम मेजर्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मतलब बहुत ऑफन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार, मतलब थोड़ी बार पूछा गया है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें दिए गए हैं 8 तरीके। 8 इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ बुक तक सीमित नहीं है, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइट। देखिए, पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू बेल्च, ठीक है, जो खाओगे वही डकारोगे, है ना। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपका न्यूट्रिशन वाली डाइट है, बैलेंस्ड डाइट है, सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन जो भी होते हैं, अगर आप वो अच्छे से ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, पूरी एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। अगर आप कम ही खाना खा रहे, कुछ है ही नहीं आपकी डाइट में, रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहोगे, रोज़ बीमार पड़ते रहोगे, रोज़ तुम्हारी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती रहेगी, ठीक है। तो अच्छा खाना खाओ, बैलेंस्ड खाना खाओ, ओके। अब डिफरेंट केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ आवर डाइट। समटाइम्स दिस आर लेसर केमिकल चेंजेस एंड समटाइम मोर, बट बोथ द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव इफेक्ट। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। कई बार केमिकल चेंजेस बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से खाना अच्छे से पचता नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ओवर एसिडिटी हो जाती है, राइट। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब जो खाओगे वो बॉडी पे इफेक्ट करेगा, जो चीज़ बॉडी पे इफेक्ट करेगी वो कहीं ना कहीं हमें मेंटली भी डिस्टर्ब करती है। तो अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाने के बाद उसको पचाना भी है तो अच्छे से एक्सरसाइज करो। जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ब्लड का मूवमेंट होता है, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहता है, हमारा जो टेंशन जो है वो रिड्यूस होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आर बेटर नर्वस सिस्टम, फॉर आर बेटर ब्लड सर्कुलेशन, फॉर आर गुड हार्ट, है ना।
तो एक्सरसाइज करा करो रोज़। योगा एंड मेडिटेशन, कि एक्सरसाइज तो कर ली, फिजिकली खुद को फिट कर लिया, मेंटली फिट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो योगा एंड मेडिटेशन से हमारे जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो काम आउट होती हैं, वो स्लो डाउन होती हैं। हम जो एनजाइटी में रहते हैं, हर वक्त फटाफट हर काम जल्दी जल्दी करना होता है, योगा एंड मेडिटेशन से हमारे जीवन में थोड़ा धैर्य आता है, थोड़ा पेशेंस आता है, थोड़ा हम स्लो डाउन होते हैं। लाइफ में स्लो डाउन होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। हर वक्त जल्दबाजी करना ज़रूरी नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट डेट जो MCQ में पूछ सकते हैं, दैट इज़ 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड योगा डे। ये याद रखना है। महर्षि पतंजलि एंड अदर सेजेस, इन्होंने योगा के बारे में हमें बहुत सारी डिटेल्स दी है। चलो, योगा एंड मेडिटेशन frees the mind of stress and strain and decreases the physical and mental problems of the individual. Regular practice of yoga leads to synchronization of brain waves and stable alpha brain wave rhythm. अब जैसे मैंने बोला कि हमारे ब्रेन में जो वेव्स होती हैं वो उन्हें स्टेबल करता है। जब आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस है, उसे कम करता है, आपको रिलैक्स फील करवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करवाता है। हमारे बॉडी का और हमारी ब्रेथ्स का, हमारे माइंड का, देखिए बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का कनेक्शन बिठाता है योग, राइट। सो योगा करो। इसके फोर्थ है चेंज इन लाइफस्टाइल। देखिए हमारी एक लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, 10 बजे 11 बजे उठते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, फिर पूरा दिन इंस्टा चलाते हैं, फिर रात को लेट नाइट तक मूवीज़ वगैरह देखते हैं और फिर बोलते हैं मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस तो होगा ही, राइट। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है, ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट लानी है, थोड़ा सा खुद को एंगेज करना है किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में जिसमें हम कुछ नया सीख रहे हैं। बुक्स पढ़िए। टीवी देखना गलत नहीं है, लेकिन टीवी में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट हम पूरे दिन देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। आप पूरे दिन वायलेंस वाला कंटेंट कंज्यूम करेंगे और फिर कहेंगे अरे मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं स्टेबल ही नहीं रह पा रहा हूँ। तो कैसे स्टेबल रह पाओगे? तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो, प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो। जो आपकी मूवीज़ देखने की चॉइसेस हैं उसे थोड़ा सा चेंज करो। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज लाते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ओके, इसके बाद है रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हर वक्त सिर्फ काम ही नहीं करना होता, थोड़ा सा रिलैक्स करो। रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है? सेल्फ केयर मसाज हो सकती है, ठीक है। आपने कभी गाने सुनते सुनते आप थोड़ा सा रनिंग करने चले गए, थोड़ा सा वॉक पे चले गए, है ना। तो ये सारी कैसे हो सकती है? खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जर्नलिंग करना। तो ये सारी होती हैं रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करती हैं। आपने थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लिया खुद की बॉडी को, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़। अपनी ब्रीथिंग में अनुलोम विलोम करते हैं लोग, ठीक है, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, ये रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो जो भी एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स कर रही, अब रिलैक्स करना इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन सोते रहें। थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम करके खुद को थोड़ा थका के फिर रिलैक्स करना है। पूरे दिन रिलैक्स ही नहीं करते रहना है, थोड़ा काम भी करना है, ठीक है। इसके बाद है पॉजिटिव ओरिएंटेशन। ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को लेके आप कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, आपका नज़रिया क्या है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर प्रेजुडिस को कम करना है तो खुद को पॉजिटिवली रखना होगा, खुद पॉजिटिव चेंज लाने होंगे। अगर आपको पॉजिटिव चेंज लाने हैं तो इससे पहले आपको खुद को पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना होगा, राइट। तो जब आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन रखते हैं, चीज़ों को लेके लोगों को माफ़ कर देते हैं, एक हैप्पी मूड में रहते हैं, तो अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, हाफ ग्लास है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये हाफ एम्प्टी है, कुछ बोलेंगे हाफ फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपका माइंडसेट बता दे। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, लोगों को माफ़ कर देना है, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है। और इससे क्या होता है, ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, थोड़ा सा शांति रखिए जीवन में। इसके बाद है म्यूज़िक इज़ द फूड फॉर माइंड। ऑफ कोर्स आजकल की जनरेशन ही है, लेकिन म्यूज़िक, आप कौन सा म्यूज़िक सुन रहे हैं? पूरे दिन धाम धीम वाला म्यूज़िक सुनेंगे और बोलेंगे अरे मैं तो रिलैक्स ही नहीं हो रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, रिलैक्स म्यूज़िक सुनिए, तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प आउट भी करेगा। एंड इसके बाद एंड में है टाइम मैनेजमेंट।
देखिए हम सबके पास सेम ही टाइम है, ओके। लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत कुछ करना है। आपको अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, आपको सोना भी है, आपको अच्छा खाना भी खाना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको खेलने भी जाना है। आपके पास इतने सारे काम है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चैट भी करनी है, आपको चाय पीने भी जानी है, ऑफ कोर्स, राइट। तो हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेंड्स पे ध्यान दे पाते हैं तो पेरेंट्स पे नहीं दे पाते। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फैमिली, पढ़ाई रह जाती है, पढ़ाई करते रहते हैं तो फ्रेंड्स नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन सब का थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है लाइफ में और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, ओके। तो ये 8 चीज़ें हैं, अगर आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव रखती हैं। सबसे पहला है अच्छा खाओ, अच्छा खा के उसे अच्छे से पचा लो। पचाने के बाद थोड़ा योगा मेडिटेशन कर लो, फिर अपनी लाइफस्टाइल बदलो, ठीक है। थोड़ा रिलैक्सेशन एक्टिविटी रखो, पॉजिटिव ओरिएंटेशन रखो, म्यूजिक एंड टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा हो गया मेंटल हेल्थ वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट, ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले समझो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब जब कोई भी आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रेशर आता है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और उस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें आती हैं, टेंशन आता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस जो है वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस है तो वो अच्छा है, वो हमको अलर्ट करेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है तो उसे हमारी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चीज़ों पे इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, कि साइकोलॉजी पे, हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट डाल रहा है स्ट्रेस। तो सबसे पहला है डिप्रेशन। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक टेंशन में हैं, आप बहुत लंबे टाइम तक आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई प्रेशर है आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं इट कैन लीड अप टू द डिप्रेशन, ओके। Any person when experience stress for long period of time, there is a change in the function of internal organs of the body. हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं। हमारा हार्ट जो है उस पर इफेक्ट आता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट आता है। द डायरेक्ट इफेक्ट्स और सबसे डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है पता है? हमारी फीलिंग्स पे, हमारे इमोशंस पे। हम ज़्यादातर टाइम लो फील करते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें बहुत सैड फील करवाते हैं, राइट। Effect feelings and emotion of an individual. When an individual is deprived from satisfying their desire needs, he express frustration. देखिए फ्रस्ट्रेशन कब होता है पता है? जब आप अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। आपकी कोई पर्सनल इच्छा है, बहुत आप दिल से चाहते हैं कि मुझे ना डॉक्टर बनना है, ओके, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप बार बार फेल हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में, तो अब उसकी वजह से क्या होगा पता है? आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे खुद से, उस प्रोसेस से, आपकी किताबों से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके दोस्तों से, आपके आसपास के लोगों से। कहीं ना कहीं आपका उनके साथ रिलेशन टूटने लगता है, राइट। और वो फ्रस्ट्रेशन जब बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है तो पर्सन को आता है सेल्फ गिल्ट, सेल्फ डाउट जैसी चीज़, एंड दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, ठीक है। हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वी आर फीलिंग सो सैड, हमें किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है। और डिप्रेशन की क्या क्या हम देख सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर एंजाइटी होने लगती है एक पर्सन को छोटी छोटी चीज़ों में, उसका डाइजेशन जो है वो बिगड़ जाता है, और हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत वीक फील होता है, बहुत लो फील होता है, बार बार गिल्ट की फीलिंग आती है, राइट। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से आता है डिप्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैसे आता है? जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो गिल्ट की फीलिंग रहती है, बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि भाई ख़त्म करो, नहीं चाहिए ज़िंदगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हम बहुत ही, अभी कोई भी कुछ भी बोल देता है तो हमें बहुत इंटेंसली वो फील हो जाता है, इमोशनली हम बहुत लो फील करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ से दूर जाने का मन करता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये सब आपके आसपास है ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा। जेनजीज में बहुत कॉमन है कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, खुद को लोगों से अलग कर देते हैं, अकेले अकेले रहने लगते हैं, हमारी पेरेंट्स के साथ इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सक करती हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़, एंड डिप्रेशन इज़ सो रियल, ओके, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या प्रेशर से गूंज रहे हों, तो आप क्या करिए, किसी भी अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस बारे में बातचीत करके देखिए। आई नो मेंटल हेल्थ के बारे में हम इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, लेकिन
ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो यूट्यूब पर फ्री में वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पर फ्री में उनका कंटेंट अवेलेबल है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को फेस करना सिखाते हैं। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, हमारी मेंटल हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इतना फोकस नहीं करते हैं उन पे। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूसली बहुत इमोशनल हैं आप, तो इट इज़, आई पर्सनली रिकमेंड टू यू कि आप अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी भैया दीदी से, या फिर कोई भी आपका कोई फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई कज़न्स हैं, ठीक है, आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। बिकॉज ये जो मेंटल हेल्थ है ना बेटा, जिस टाइम पे ये मेंटल स्टेट में हम होता है ना, उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारे पास कोई होप नहीं है, बट ट्रस्ट में ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज सॉल्वेबल हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ एन डिस्क्लेमर, इट इज़ एन पर्सनल रिक्वेस्ट ऑफ माइन, इंस्टेड ऑफ एंडिंग अप योर लाइफ प्लीज़ टॉक टू समवन, और ये सारी प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ओके, दूसरा है इफ़ेक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई पर्सन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक एंशियस है, वो डिप्रेशन में है, उसे एंजाइटी है, तो वो क्या है, वो डिसीजन मेकिंग उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हर डायमेंशन से चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा, हम वो करेक्ट परसेप्शन नहीं ले पाते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को, अब ये डिसीजन मेकिंग डेली लाइफ के डिसीजन मेकिंग्स भी हो सकते हैं कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, ये छोटे छोटे डिसीजंस भी पर्सन नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन में उतना, माइंड में फॉग जमा हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता ऐसे पॉइंट पे, राइट। हम जो सोच रहे हैं वो सही है, गलत है, तो डिसीजन मेकिंग ए पर्सन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, और ऐसे टाइम पे वो डिसीजन लेना अवॉइड करते हैं, वो दूसरों पे डाल देते हैं, दूसरों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। थर्ड इज़ ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कब कर पाते हैं, जब आप एकदम शांत हैं, आप काम हैं, तब आपने भी खुद नोटिस किया होगा, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है ना, तब हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। और यहाँ पे हम कंडीशन बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, फ्रस्ट्रेशन की, जो बहुत लंबे टाइम से एक पर्सन जो है वो सेम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जो जी रहा है। ऐसे पर्सन से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लॉजिकली, रीजनेबली सॉल्व करे? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे पर्सन्स को बहुत हार्ड हो जाता है अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लाना, राइट। तो हम थिंक नहीं कर पाते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, कुछ भी अपन हम सोच नहीं पाते हैं सॉरी। इवन माइनर सी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी लगने लगती है, छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं हमें। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, हम चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ओके, इसके बाद है प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट। देखिए हम अपने आप को, हमारा बॉडी, हमारा माइंड ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हम अलग अलग एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई, आप इतने डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पे मैं परेशान वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, डिप्रेशन इज़ एन 10x ऑफ परेशानी। ओके, अगर आप परेशान हैं, जो फीलिंग है ना, डिप्रेशन उससे 10x है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और मैं आपको एक ऐसे नए पर्सन के साथ और नए एनवायरनमेंट में जाके खड़ा कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए उस एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करना, लोगों के साथ में एडजस्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। मैंने आपको मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में क्या बताया था कि मेंटल हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल वेलबींग। ठीक है, जब आप पर्सन सोशली एक्टिव ही नहीं रहता है, राइट, वो खुद से ही इतना झगड़ रहा है, वो खुद में ही इतना उलझ रहा है, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पर्सन दूसरों के साथ अच्छे से सोशलाइज कर सके? तो एडजस्टमेंट में इंसान को बहुत प्रॉब्लम आती है। इवन छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम आ गया ना लाइफ में, तो पर्सन उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो 4 चीज़ें मैंने देखी। सबसे पहले, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्ट होगा, और आप चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं साइकोफिजिकल यानी कि हमारी बॉडी पे, साइको मतलब माइंड, फिजिकल यानी कि बॉडी। तो माइंड में बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारे माइंड का बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं साइकोफिजिकल।
ओके तो साइकोफिजिकल डिसीजेज मीन्स दोज फिजिकल बॉडीली प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशन। ओके तो सबसे पहला है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड ब्लड प्रेशर। अब आपको पता होगा कि जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर देखना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उन लोगों की बॉडी ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है जब वो गुस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में ब्लड का जो क्या बोलते हैं, ब्लड का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। हमारा हार्ट बीट जो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड का जो प्रेशर है बहुत जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो होने लगता है। हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है 120/80, ये हमारी नॉर्मल हार्ट बीट है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई हार्ट बीट की वजह से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में है तो हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर, ब्लड प्रेशर मतलब किस रेट से ब्लड जो है बॉडी में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप में से किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बेटा खुद को शांत करो। अच्छा, अब कैसे शांत करें, कैसे शांत करें? देखिए इसका भी सोल्यूशन है, मैंने आपको आगे बताया था, योगा एंड मेडिटेशन, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो जिसके साथ आपको सच में मज़ा आता हो। ओके, इसके बाद है अस्थमा। अस्थमा जो है, अगर किसी बच्चे ने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा फिजिकल यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेन झेला है, बहुत ही साइकोलॉजिकली उसने परेशानी झेली है, टेंशन्स झेली हैं, हो सकता है उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा हो घर में, तो ऐसे बच्चों को ब्रीथिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये आप अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखना। जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हों या तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो ना, देखना आपकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आप अच्छे से डीपली ब्रीथ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब लोगों को शांत करवाना होता है तब हम क्या बोलते हैं, डीपली ब्रीथ करो, ताकि हमारे ब्रेन तक पूरा ऑक्सीजन पहुँचे और हम थोड़ा सा काम आउट हो। ऑक्सीजन हमें रिलैक्स करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जो लोग अस्थमा के पेशेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रेस झेला होता है, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में रहने की उनका बॉडी एडजस्ट हो गया होता है कि अब वो नॉर्मली ब्रीथ ही नहीं कर पाते हैं। जब आपकी ब्रीथिंग ही नहीं हो पा रही, आपको सांस नहीं आ रही है, राइट, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अस्थमा। तो स्ट्रेस की वजह से, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से एक पर्सन को अस्थमा जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में टाइप 1 एंड टाइप 2 होता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, जब इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है। इंसुलिन मतलब अब आपने शक्कर खाई, ठीक है, लेट्स से आपने गुलाब जामुन खाया, अब आपकी बॉडी को इतनी शुगर झेलने की आदत नहीं है, तो बॉडी में एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक केमिकल होता है, तो वो केमिकल क्या करता है, शुगर को लो डाउन करता है। ठीक है, तो इंसुलिन हमारे शुगर को लो डाउन करता है या मेंटेन करता है। ओके, तो जितना हमारी बॉडी के हिसाब से वो शुगर को मेंटेन कर लेगा। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो स्ट्रेस की वजह से होती है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। अब इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑर्गन जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कम करते हैं, शुगर लेवल को बैलेंस आउट करते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद है डी स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर क्या क्या मतलब होता है, जब हम खाते हैं ना तो वो खाना पचाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ओके, वो केमिकल्स जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तब भी हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अब आपने कुछ खाया नहीं है, अननेसेसरीली वो जो केमिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्टमक जो है उसमें जलन आ जाती है, हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं, स्टमक की जो स्किन है वो जलने लग जाती है अंदर से। क्यों? क्योंकि वो तो एसिड है ना। अब हमने कुछ खाया नहीं है तो हमारा पेट तो खाली है, तो अब वो एसिड किसको जलाने लगेगा, हमारी स्टमक की वॉल को जलाने लगेगा। अब देखो, जो स्टमक है उसकी एक लेयर है, एक स्टमक एक पाउच, एक थैली जितना है, राइट। तो अब वो थैली में क्या आ रहा है, खाना तो है नहीं, सिर्फ एसिड ही एसिड है, तो धीरे धीरे उस थैली को जलाने लगता है, उसी को कहते हैं स्टमक अल्सर। इसके बाद है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे ब्रेन तक पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है। ब्रेन स्ट्रोक में एक पर्सन जो है वो पूरा जो पैरालाइज टाइप हो जाता है। ओके, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, उसका फेस जो है वो ठंडा पड़ने लगता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसे हेडेक होने लगेगा। तो ये सारे हैं हमारे ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स।
तो आप, आई होप आपको इतना समझ आ गया, मेंटल हेल्थ के बारे में समझ आ गया, स्ट्रेस के साइकोलॉजिकल एंड क्या है फिर साइकोफिजिकल इम्पैक्ट समझ आ गए. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक इट एंड दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन, इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि अगर आप में से कोई भी इंसान किसी भी मेंटल हेल्थ के इशू को फेस कर रहा है, हैव सम करेज, टेल इट टू योर पेरेंट्स, टेल इट टू योर कज़न्स, या कज़न्स में मतलब आप किसी भी इंसान के साथ अगर कंफर्टेबल फील करते हैं, डोंट फील कि ये टाइम के साथ चला जाएगा. नहीं, ये टाइम के साथ और गहरा और डीपर वाउंड डालता है, राइट. तो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ट्रस्ट में, आप उन्हें समझाएंगे ना, रो दो उनके सामने, ठीक है. अगर आपकी बातों से वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द मेंटल हेल्थ. रोने लग जाओ उनके सामने एंड टेल देम कि हमें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ. देखिए, मेंटल हेल्थ कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है, ठीक है. तो अगर आप में से कोई भी ऐसा इशू फेस कर रहा है तो प्लीज़ 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 टॉक टू योर पेरेंट्स, स्टार्ट क्राइंग, रोने लगो, तड़पने लगो उनके सामने, बट कन्विंस देम टू टेक टू दी साइकोलॉजिस्ट. ये सारे इश्यूज़ जो है वो सॉल्वेबल हैं, हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. मेंटल हेल्थ के बारे में अपने पेरेंट्स को अवेयर करो, खुद अवेयर हो. अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सो टॉक टू योर पेरेंट्स, हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड ट्रस्ट मी, आप सब इतने केपेबल हैं कि आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट एंड अप सुसाइडिंग. सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन. हम सब में इतना करेज है. So that is it for today. I hope you like the video and bye bye.